नमस्कार, आप सभी का मेडलिस्ट एकेडमी में स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो E3 में मार्शल द्वारा दिए गए इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस पर प्रकाश डाला था और यह लेक्चर वीडियो E4 रॉबिन्स के इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस पर आधारित है। डेफिनेशन को समझने से पहले हम सभी को रॉबिन्स को जानने की जरूरत है। रॉबिन्स एक उच्च कोटि के ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका पूरा नाम लियोनेल रॉबिन्स था। उनको अपनी एक बुक के लिए, जिसका टाइटल ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, उसके लिए उन्हें बेस्ट इकोनॉमिस्ट के तौर पर जाना जाता है। व्यापक तौर पर उन्हें उच्च शिक्षा पर 1960 के दशक की रॉबिन्स रिपोर्ट के लिए भी जाना जाता है, जिसने ब्रिटेन में यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बड़े विस्तार की सिफारिश की थी। लियोनेल रॉबिन्स 1920 के दशक में ऑक्सफोर्ड और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपने पूरे एकेडमिक कैरियर के दौरान लगभग 1961 तक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में एक असाधारण प्रतिभाशाली शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है अबाउट द लियोनेल रॉबिन्स। स्टूडेंट्स, अब हम डेफिनेशंस को स्टार्ट करते हैं। Robbins' scarcity of resources definition is called an analytical definition. Students, रॉबिन्स के स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स की जो डेफिनेशन है उसे एनालिटिकल डेफिनेशंस के रूप में भी जाना जाता है। एनालिटिकल डेफिनेशंस मींस विश्लेषणात्मक परिभाषा। एनालिटिकल डेफिनेशंस के लिए हमें साइंटिफिक अप्रोच को अपनाना होता है, जिसमें जो ह्यूमन टच है वो बहुत कम होता है, और इस तरह की एनालिसिस के लिए हमें अपने थिंकिंग पे और रीजनिंग पर निर्भर होना पड़ता है। स्टूडेंट्स, मार्शल को अपने आदर्शवादी दृष्टिकोण के लिए, नॉर्मेटिव व्यू के लिए रॉबिन्स ने आलोचना की थी और उन्होंने एनालिटिकल डेफिनेशन दिया, जिसमें कहा गया कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज द रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो मानव व्यवहार को असीमित लक्ष्यों और सीमित साधनों के बीच संबंध के रूप में अध्ययन करता है, जिनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं। इस डेफिनेशन को इन डेप्थ से समझने के लिए हमें पहले एंड्स एंड मींस के बीच में डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, ये छोटी सी टेबल जो आपके स्लाइड्स पर है, इसमें इन वन साइड मैंने एंड्स की बात किया है और दूसरी साइड मींस है। एंड्स क्या होते हैं? एंड्स हमारे गोल्स होते हैं जो एक आम मनुष्य अपने आर्थिक जीवन में हासिल करना चाहता है। वह उसके गोल्स हैं, उसके उद्देश्य हैं, या इसी को हम साध्य कहते हैं। और दूसरा जो हमारा मींस है, मींस आर दी सोर्सेस। तो मींस जो है हमारा साधन है, या इसको हम वह स्रोत कह सकते हैं जिससे मानव जो है अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। एंड्स जो है, जो हमारे उद्देश्य होते हैं या जो मनुष्य हासिल करना चाहता है, वह उसके चाहत पर निर्भर करता है, उसके जरूरतों पर निर्भर करता है, और वह चाहत और जरूरत जो है वह जो भी हमारे संसाधन मौजूद होते हैं
वह उन पर निर्भर करता है। लेकिन समस्या यह है रॉबिन्स के अनुसार कि जो हमारी चाहत है, हमारी जरूरतें हैं, हमारा उद्देश्य है, वह अनलिमिटेड है, मतलब असीमित है। और जो हमारे मीन्स हैं, जो हमारे संसाधन हैं, हमारे साधन हैं, जिनसे हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, वह सीमित मात्रा में है। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमें अपने इच्छा, अपनी चाहत की पूर्ति के लिए सीमित साधनों से ही मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन करना होता है। और इकोनॉमिक्स जो है वह मानव व्यवहार को असीमित जो उसके लक्ष्य हैं और जो सीमित साधन हैं उसके बीच संबंध के रूप में अध्ययन करता है, जिनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वह सीमित और दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करके सीमित मानवीय जरूरतों को पूरा करने में हमारी मदद करता है। अब ये जरूरतें और साधन स्थिति के अनुसार और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 50 रुपए हैं और आप आइसक्रीम खाना चाहते हैं, या आप कोई मिठाई परचेज करना चाहते हैं, या आप चॉकलेट परचेज करना चाहते हैं, या अपने भाई को आप वो 50 रुपए देना चाहते हैं। फिर आप अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देकर अपनी आवश्यकता का चुनाव करते हैं कि आपको करना क्या है। और उसी समय जो आपके पास संसाधन है 50 रुपए, उस उपलब्ध 50 रुपए के संसाधन के अनुसार अपनी पसंद का पालन करते हैं। तो यह एक छोटे से एग्जाम्पल से हम एंड्स और मीन्स को समझ सकते हैं कि हमारे एंड्स जो हैं वह कई एंड्स हैं, कई हमारे उद्देश्य हैं जो, या कई हमारी चाहत है जो हम पूरा करना चाहते हैं। लेकिन उस चाहत को पूरा करने के लिए जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है वह 50 रुपए है। तो हमारे लिए क्या करना है मनुष्य के प्राथमिकता पर निर्भर करता है कि वह प्रायोरिटी किसको देता है। जिस प्रकार कि त्योहार के समय कुछ लोग मिठाई खरीदने का सही विकल्प चुनते हैं, उस समय डिमांड और सप्लाई का जो समीकरण सामने आता है, जिससे कि मिठाई की मांग अधिक हो जाती है और मिठाई की जो सप्लाई है वो स्थिर रहने के कारण उसके प्राइसेस इंक्रीज होने लगते हैं। तो इस प्रकार लियोन रॉबिन्स द्वारा बताया गया कि इकोनॉमिक्स जो है वह इस फैक्ट पर निर्भर करता है कि उपलब्ध संसाधनों के साथ मनुष्य की जरूरतें कैसे संतुलित की जाए। मान लीजिए मैं एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के तौर पर मैं एक बुक परचेज करना चाहता हूं, या कुछ स्टेशनरी आइटम परचेज करना चाहता हूं, और कुछ चॉकलेट भी खरीदना चाहता हूं। तो ये जो मैं चाहता हूं ये मेरे एंड्स हैं, ये मेरी चाहत है, या ये मेरी जरूरतें हैं। लेकिन जो मेरी आय है, मान लीजिए कि मुझे पॉकेट मनी मिलता है, पॉकेट मनी सीमित है, ठीक है, सीमित है, तो वो मेरे साधन हुए, वो मेरे मीन्स हुए। इसी तरह एक कारखाने का मालिक अधिकतम लाभ कमाना चाहता है, तो अधिकतम लाभ कमाने की इच्छा रखना या चाहत रखना यह उसकी एंड्स है, उसकी जरूरतें भी है, ये उसकी एंड्स हुई। और उसे गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शंस के लिए जो अपने प्लांट्स, मशीनरी और अन्य संपत्तियों का उपयोग उसे करना पड़ता है। तो ये संसाधन कहलाएंगे जो उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन है, जिसको हम मीन्स कहे हैं। इसलिए चूंकि मानव की इच्छाएं जो हैं वह सीमित हैं और जो संसाधन दुर्लभ हैं, जो आसानी से नहीं उपलब्ध होते हैं, वह सीमित मात्रा में है। तो हमें एक विकल्प का चुनाव करना होता है। इसलिए इकोनॉमिक्स जो है हमें सही विकल्प चुनकर सीमित साधनों के
साथ असीमित लक्ष्यों को संतुष्ट करने में मदद करता है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटा सा एग्जांपल के साथ मैंने एंड्स और मीन्स को डेफिनेशिएट करने की कोशिश किया हूं। द डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन a number of facts of life. So these are, wants are unlimited, but the means to satisfy the human wants are limited or scarce. The means of resources can be put to different uses. And last, we are faced with the choice of using the limited means to satisfy this want or that. रॉबिन्स की डेफिनेशन है, यह डेफिनेशंस जीवन के कई फैक्ट्स पर आधारित है, जो फैक्ट्स बिल्कुल सही है। पहला कि चाहत जो है वो असीमित है, हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जो हमारी या मानव की जरूरतों को पूरा करने के जो साधन है, वह साधन सीमित मात्रा में है और दुर्लभ है। थर्ड, साधन या संसाधनों को विभिन्न प्रकार के उपयोग में लाया जा सकता है। और चौथा कि हमें इस या किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीमित साधनों का उपयोग करने के विकल्प का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य की अधिकांश जो उसकी आर्थिक सक्रियता उसकी कमी या पसंद की समस्या के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जो कि रॉबिन्स की डेफिनेशन में यही एक सेंट्रल आइडिया है। स्टूडेंट्स, में एक दूसरे एग्जांपल के साथ इस चारों 4 पॉइंट को मैं समझाना चाहूंगा। मान लीजिए सेमेस्टर एग्जाम शुरू होने वाले हैं, ठीक है, आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और आपके पास 1 घंटे शेष बचे हुए हैं एग्जाम शुरू होने में। आप चाहते हैं 1 घंटे में कि आप रिवाइज कर ले, और आपका जो फ्रेंड है वो चाहता है कुछ बातें कर ली जाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक प्रॉब्लम है कि आपके पास टाइम 1 घंटे का है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप रिवाइज करें और आपका फ्रेंड चाहता है कि आप उसे बातें करें। अब यहाँ पर डिसाइड आपको करना है कि जो 1 घंटा बचा हुआ है इसमें करना क्या है, क्योंकि जो आपके साधन है या हम इसे कहेंगे जो संसाधन आपके पास है वो 1 घंटे का है, और उस 1 घंटे को आप 2 जगह यूज कर सकते हैं, या तो रिवीजन के लिए या फिर अपने फ्रेंड से बात करने के लिए। तो ये समस्या हमारे साध्य और साधनों के बीच में अक्सर हमें देखने को मिलता है, जिसकी स्टडी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। और इस सिचुएशन में ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। आपकी प्राथमिकता अगर आपका मित्र है जिसे आप बात करना चाहते हैं तो आप उसे बात कर सकते हैं, तो फिर आप रिवीजन नहीं करेंगे, यानी वह जो 1 घंटा शेष बचा था उसका सदुपयोग आपने बात करने में बिता दिया। या फिर अगर आप बात करने की प्राथमिकता पर जोर नहीं देना चाहते, आप रिवीजन पे ध्यान देना चाहते हैं, तो आप रिवीजन की ओर जाएंगे, क्योंकि आपके पास मालूम है जो आपके पास टाइम है वो लिमिटेड है, और बातें जो है हम एग्जामिनेशन के बाद भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रायोरिटी है कि हमें प्राथमिकता किसको देना है, ये हमारे उद्देश्यों पर निर्भर करता है कि हम किस उद्देश्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। ठीक है, तो यही प्राथमिकता, यही उद्देश्य हमें अपने सीमित साधनों से हमेशा हर जगह हमें डिसाइड करना होता है। तो हमारी इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को अपने सीमित साधनों के अनुसार ही अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो सेंट्रल प्रॉब्लम इन्हीं 4 चीजों से जुड़ा हुआ है। सेंट्रल प्रॉब्लम को मैं आने वाले वीडियो में कवर करूंगा। फ्रेंड्स, इस सेंट्रल प्रॉब्लम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चॉइस, क्योंकि जो हमारे साधन उपलब्ध हैं या जो हमारे संसाधन उपलब्ध हैं उनको कई रूपों में उनका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है,
जैसे कि आप मान लीजिए कि बिजनेसमैन है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास जो मनी है वो लिमिटेड है। सपोज करिए आपके पास 10 लाख रुपीज है और आप कोई एक बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इसमें प्रॉफिट ज्यादा हो, तो आपको 10 लाख रुपीज के हिसाब से ही कोई बिजनेस स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो आप चाहते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट आप अर्न करें, ओके, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन बिजनेस के आपके पास कई ऑप्शंस हैं। क्यों? क्योंकि कई तरह के बिजनेस किए जा सकते हैं 10 लाख रुपए में। इसकी लिमिटेशंस भी है कि आप वही बिजनेस करेंगे जो 10 लाख रुपए में हो जाए। आप 1 करोड़ का बिजनेस नहीं शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। आपके पास जो मनी है 10 लाख रुपीज वो लिमिटेड है, तो आपको 10 लाख रुपए से शुरुआत होने वाले बिजनेस में ही आपको शुरुआत करनी होगी। अब उसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप उस 10 लाख रुपए से क्या स्टार्ट करेंगे, किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करेंगे? क्या कोई छोटी मोटी प्रोडक्शन करना शुरुआत करेंगे, या आप कोई शॉप ओपन करेंगे, या आप कोई डेयरी फार्म? तो ये आपके चॉइस पर, आपके प्राथमिकता पर निर्भर करता है। क्योंकि जो हमारे 10 लाख रुपए हैं, इस 10 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के जितने भी बिजनेस किए जा सकते हैं उनकी चॉइसेस उपलब्ध रहेंगी। उसमें से यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस फील्ड के लिए एक्सपर्ट हैं, या किस फील्ड की आपको जानकारी है, कौन सा बिजनेस जो है वह मार्केट में जोर पकड़ा हुआ है, या किस तरह के बिजनेस में कंपटीशन कम है। तो आप इन सब चीजों का जो चुनाव है वो आपको करना होता है, क्योंकि प्राथमिकता मनुष्य के प्राथमिकता पर ही निर्भर करता है, जिससे वो अपनी जरूरतों को संतुष्ट कर सकता है। इसीलिए रॉबिन्स ने कहा है कि जो भी मनुष्य होते हैं उनकी प्राथमिकता एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की अलग होती है। और यही चीजें हमें पॉइंट 4 में मिलता है कि वी हैव टू फेस द चॉइस ऑफ यूजिंग द लिमिटेड मीन्स टू सेटिस्फाई दिस वन और दैट। तो जो भी हमारे लिमिटेड साधन है, उसी लिमिटेड साधन से हमें बेस्ट चूज करके अपने आप को सेटिस्फाइड करना होता है। तो इस प्रकार से रॉबिन्स की डेफिनेशंस, एम्स एंड मीन्स और उसके अल्टरनेटिव यूजेस पर ही आधारित है। फ्रेंड्स, हम आगे की ओर चलते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ द रॉबिन्स डेफिनेशंस। द डेफिनेशन given by Robbins has the following main features. First is unlimited wants or ends, means असीमित चाहत या जरूरतें। यहां पर चाहत, उद्देश्य या जरूरतों के रूप में रॉबिन्स कहना चाहते हैं कि उद्देश्य मीन्स हमारे वांट्स या एंड्स वह आर्थिक या गैर आर्थिक प्रकार के हो सकते हैं, मीन्स इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक हो सकते हैं। गुड्स और सर्विसेज का जो कंजप्शन है वह कंजप्शन इकोनॉमिक कंजप्शन कहलाता है, और इकोनॉमिक्स का उद्देश्य जो है वह सीमित है। जैसे ही हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो कई अन्य इच्छाएं तैयार हो जाती हैं। तो मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना असंभव है, तो उनमें से प्रत्येक निश्चित रूप से अलग अलग से वह इच्छाएं हम संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक साथ सबको नहीं कर सकते हैं। तो इनके डेफिनेशंस में यही चीजें हमें निकल के आती हैं कि जो हमारे वांट्स हैं और एंड्स हैं वो अनलिमिटेड है। लिमिटेड और स्केर्स मीन्स जो हमारे साधन हैं वह सीमित हैं या दुर्लभ हैं। तो अधिकांश साधन या संसाधन जिनका उपयोग जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, सप्लाई में वह सीमित है। यहाँ सीमित शब्द का प्रयोग जो है वह मैं रिलेटिव सेंस में कर रहा हूं। ऐसे
रिसोर्सेस को हम सीमित कह सकते हैं, जिसकी आपूर्ति उसकी मांग से कम होती है। मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं और उन्हें संतुष्ट करने के लिए जो उपलब्ध संसाधन है वह दुर्लभ है। इसलिए हम बहुतों की संतुष्टि या अपनी इच्छाओं को स्थगित करने के लिए मजबूर होते हैं, जबकि हम अधिक से अधिक संसाधनों का पता लगाने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमारे जो साधन मौजूद हैं वह साधन आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो, आपके मटेरियल रिसोर्सेस हो, आपकी टाइम हो, एफर्ट हो, एनर्जी हो, ओके, ये सब चीजें जो है वो लिमिटेड मात्रा में एक समय के लिए वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं आपके पास अनलिमिटेड फाइनेंस है, पैसा है, अनलिमिटेड टाइम है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो हमारे पास समय होता है वो सीमित होता है, उसी समय में हमें बहुत कुछ करना होता है। तो बहुत कुछ में हम क्या करेंगे, हम प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, तो ये हमारे उद्देश्य पे निर्भर करता है, ये हमारी प्राथमिकता पर निर्भर करता है कि हम करना क्या चाहते हैं सीमित समय में, या सीमित समय का उपयोग बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, या क्या हमें करना चाहिए। ये हमारी प्राथमिकता पर निर्भर करता है। तो स्टूडेंट्स, ये इनकी डेफिनेशंस के एक मेन फीचर्स था, लिमिटेड और स्केर्स मीन्स। नेक्स्ट है मीन्स हैव द अल्टरनेटिव यूजेस। जो हमारे साधन है उनके वैकल्पिक उपयोग है। मतलब आपके पास जो टाइम है उस टाइम को आप अलग अलग एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी एक समय पर कोई एक ही एक्टिविटी आप कर पाएंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि उसके वैकल्पिक उपयोग है। ओके, तो प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जिसको कि हम आर्थिक समस्या कहते हैं, तो आर्थिक समस्या के अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण कारण संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग का होना है। कुछ संसाधनों में बड़ी संख्या में उपयोग होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप चीनी को ले लीजिए, तो चीनी के कई उपयोग हैं, मिठाई बनाने में, कॉफी बनाने में, टी बनाने में, ठीक है, बिस्किट्स तैयार करने में, इसके वैकल्पिक उपयोग। और कुछ के बहुत कम है, जैसे कि मान लीजिए कोई बंजर भूमि है, उसका उपयोग बहुत कम है इन कंपैरिजन टू दी फर्टाइल लैंड। तो फ्रेंड्स, मनुष्य को हमेशा अपने सीमित संसाधनों के आवंटन की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसको कि हम प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस कहते हैं, क्योंकि उन साधनों का अल्टरनेटिव यूज मौजूद होते हैं। आप किसी भी चीज का देख सकते हैं अल्टरनेटिव। आपके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, इसके कई अल्टरनेटिव यूज हैं। पर्पस तो कॉलिंग के लिए है, लेकिन इस पर्पस के अलावा आप इसको एज ए कैमरा के तौर पे यूज कर सकते हैं, एज ए वॉइस रिकॉर्डर यूज कर सकते हैं, एज ए मिनी कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजेस कई हैं, लेकिन उस यूजेस में बेस्ट क्या आपके लिए है, तो ये आपके जो आपकी वांट्स है या आपके जो एंड्स हैं उन पर निर्भर करता है कि आप क्या काम ले सकते हैं इस मोबाइल फोन से एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो इस तरह की समस्याएं हैं वह सीमित साधनों के वैकल्पिक उपयोग होने के कारण ही उत्पन्न होती हैं। अगर जो हमारे साधन सीमित हैं उनका वैकल्पिक उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो एराइज ही नहीं होगी, फिर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इकोनॉमिक्स जो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की स्टडी करता है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स। नेक्स्ट इज दी वांट्स आर द डिफरेंट इंटेंसिटी। मतलब हमारी जो चाहत जो है, जो भी हमारे वांट्स होते हैं
उनकी जो तीव्रता होती है, जो उनकी इंटेंसिटी होती है, वो अलग अलग होती है। स्टूडेंट्स, हम सबकी सभी इच्छाएं समान रूप से एक जैसी हो ये जरूरी नहीं है। कुछ चाहते या कुछ इच्छाएं दूसरों की तुलना में अधिक तीव्र हो सकती हैं। कुछ को तत्काल संतुष्टि की आवश्यकता होती है, कुछ के लिए वह प्रतीक्षा भी कर सकते हैं। ठीक है, होता है। जैसे कि मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति को अपने बीमार बच्चे के लिए दवा के साथ साथ उसको फल की भी रिक्वायरमेंट है, तो वह पहले दवा परचेस करेगा, बाद में वह अगर पैसे बचे तो फल खरीदने की सोचेगा। इस प्रकार एक व्यक्ति अपनी अलग अलग तीव्रता के कारण वांट्स के बीच जो है वो चयन करने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि जो भी हमारे चाहते होती हैं वह पर्सन टू पर्सन अलग होते हैं। उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो तीव्रता है जिसको कहेंगे, वो अलग होती है। तो यह भी एक मेन फीचर है ऑफ द रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट्स एंड लास्ट पॉइंट, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या पसंद की समस्या। रॉबिन्स के अनुसार चुनाव करना वास्तव में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रत्येक व्यक्ति को लिमिटेड रिसोर्सेज की कमी का सामना करना पड़ता है और इस तरह उसे अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के नीड्स को सेटिस्फाइड और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस को सेलेक्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो जो हमारी चुनाव की जो समस्या है, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो यह इकोनॉमिक्स की एक केंद्रीय समस्या है। यह हमें मनुष्य की जरूरतों को या मनुष्य की जरूरतों की संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुओं का मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करता है। यदि संसाधन जो हमारे मौजूद हैं अगर वह प्रचुर मात्रा में होते हैं तो माल जो है वो मुक्त होता है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं होती। लेकिन फैक्ट्स हमेशा साधनों की कमी की ओर इशारा करते हैं। Robbins' definition has been approved by a good number of economists like the McPhee, Oscar Lange. Stevosky has remarked, economics is a social science concerned with the administration of scarce resources. तो स्टूडेंट्स, ये रॉबिन्स के फॉलोअर्स थे, उनके सपोर्टर्स थे, ये भी इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इनके डेफिनेशंस को सही माना और इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक सामाजिक विज्ञान है जो दुर्लभ साधनों के प्रशासन से जुड़ा हुआ है। मतलब कि हम दुर्लभ साधनों का बेहतर ढंग से कैसे उपयोग करेंगे, उस साधनों का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, इस तरह के चीजों को हम सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ विषय मान सकते हैं, जिसका अध्ययन इकोनॉमिक्स में किया जाता है। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि रॉबिन्स के डेफिनेशंस में भी क्रिटिसिज्म न किया गया हो। जिस प्रकार एडम स्मिथ के डेफिनेशन को मार्शल ने क्रिटिसाइज किया, ठीक मार्शल्स के डेफिनेशंस को रॉबिन्स ने क्रिटिसाइज किया, तो रॉबिन्स के डेफिनेशंस को भी क्रिटिसाइज करने के लिए कई इकोनॉमिस्ट मौजूद थे। तो इनकी क्रिटिसिज्म्स में देखते हैं, the definitions given by Robbins is logical and scientific, but it has criticized by some economists on the different grounds. तो different grounds क्या हैं स्टूडेंट्स?
फर्स्ट इज द कंसील्ड कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, मीन्स कल्याण की छिपी हुई अवधारणा। रॉबिन्स ने वेलफेयर कंटेंट के लिए मार्शल की डेफिनेशंस को खारिज कर दिया था और आलोचकों के अनुसार रॉबिन्स की डेफिनेशन में भी कल्याण की एक छुपी हुई अवधारणा है। रॉबिन्स के अनुसार इकोनॉमिक्स का संबंध एंड्स और मीन्स के एलोकेशन के बीच सिलेक्शन से है और यह समझा जाता है कि इस समस्या का समाधान जो है या इस समस्या के समाधान का मार्गदर्शन करने के लिए कुछ है। कुछ क्या है? यह संतुष्टि को मैक्सिमम करने के अलावा और कुछ नहीं है। प्रोफेसर पिगो ने सेटिस्फैक्शन को कल्याण की निशानी मानते थे और उनका कहना था कि वेलफेयर का आइडिया जो है वह रॉबिन्स की डेफिनेशन में पिछले दरवाजे से प्रवेश कर गया है। इसका मतलब यह हुआ कि रॉबिन्स ने अपने डेफिनेशंस में वेलफेयर के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन इनकी डेफिनेशन जो है वेलफेयर की ही बातें करती है। जब हम अपने सीमित संसाधनों से अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए वर्क करते हैं, काम करते हैं, चुनाव करते हैं, प्राथमिकता देते हैं, तो इस तरह के जो हमारी एक्टिविटीज है या एक्टिविटीज ह्यूमन वेलफेयर से जुड़े हुए होते हैं या ह्यूमन वेलफेयर कहलाते हैं। जबकि रॉबिन्स ने मार्शल्स की वेलफेयर डेफिनेशंस के लिए क्रिटिक्स किया था, लेकिन इन्होंने भी वेलफेयर की ही बातें की, लेकिन उन्होंने अपने डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, इन्होंने उसको वेलफेयर ना बताकर इन्होंने स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज बताया है। यह इनकी फर्स्ट क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फैक्टर्स अदर देन स्कैर्सिटी, मीन्स अभाव के अलावा अन्य कारकों से उत्पन्न होने वाली आर्थिक समस्याएं। जब से रॉबिन्स ने अपनी बुक प्रकाशित की है जिस पर ये पूरी डेफिनेशंस आप स्टडी कर रहे हैं, तब से कई इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सतह पर लाया है, जो जरूरी नहीं है कि वह कमी के कारण ही उत्पन्न हुई है। उदाहरण के तौर पर 30 के दशक के महामंदी, जो कि ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अमेरिका कहा जाता है, उस महामंदी ने यह साबित कर दिया था कि आर्थिक समस्याएं दोषपूर्ण आर्थिक संगठन से भी उत्पन्न हो सकती हैं और ये जरूरी नहीं है कि वह स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज से ही उत्पन्न हो। तो ये भी एक इनके लिए क्रिटिसिज्म था रॉबिन्स के डेफिनेशन को लेकर कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो केवल स्कैर्सिटी से नहीं होती। थर्ड इज नॉट एप्लीकेबल टू वेरी रिच कंट्रीज। यह इनकी थर्ड क्रिटिसिज्म मानी जाती है कि यह इनकी डेफिनेशन जो है वो बहुत अमीर देशों पर लागू नहीं होती। कुछ बहुत अमीर देशों की आर्थिक समस्याएं जो है वह स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के बजाय मैक्सिमम इनकम के कारण हो सकती है। जैसा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मार्केट को बैलेंस रखने के लिए कुछ वस्तुओं के उत्पादन को जानबूझकर कम करना पड़ता है और उस देश के कई परिवार हैं जो अपने एक्सपेंडिंग रिसोर्सेज के उपयोग के बारे में लगातार चिंतित होते रहते हैं, जहां पर स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उस देश के लिए हम कह सकते हैं कि रॉबिन्स की डेफिनेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती है।
फोर्थ इज इनएप्लीकेबल टू सोशलिस्ट इकोनॉमीज, मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी यह डेफिनेशन अनुपयुक्त साबित होती है। फोर्थ इज द इनएप्लीकेबल टू सोशलिस्ट इकोनॉमीज। स्टूडेंट्स, सोशलिस्ट इकोनॉमीज एक टाइप ऑफ इकोनॉमीज है। इसके दो अन्य प्रकार जो है, एक जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और दूसरा जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है। और जो क्रिटिक्स हैं, जिसमें से कि प्रोफेसर मॉरिस डॉक के अनुसार सोशलिस्ट देशों के संबंध में रॉबिन्स की डेफिनेशंस को उन्होंने खारिज कर दिया था, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी एक नियोजित अर्थव्यवस्था होती है, मींस प्लान्ड इकोनॉमी होती है, जहां व्यक्तिगत पसंद की तुलना में सामूहिक चुनाव पर अधिक जोर दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य जो है लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी लेता है, जैसे कि मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां गवर्नमेंट रेगुलेशन के अधीन होती हैं और जो हमारे एंड्स हैं और मीन्स हैं उनके चुनाव का निर्णय जो है वह स्वयं उस नेशन का प्लानर को करना होता है। तो इस केस में रॉबिन्स के डेफिनेशन फेल हो जाती है, क्योंकि वांट्स और मीन्स के बीच सिलेक्शन की जो बातें हैं या सिलेक्शन का जो मैटर है वह प्लानर करता है, वह इंडिविजुअल बेसिस पर नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है वह इनएप्लीकेबल है टू द सोशलिस्ट इकोनॉमीज। दिस इज द लास्ट पॉइंट, कंफ्यूजन बिटवीन द मीन्स एंड एंड्स इन द प्रैक्टिकल लाइफ। प्रोफेसर रॉबिन्स का मानना है कि साधन और साध्य आसानी से अलग किए जा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा ऐसा कोई अलगाव नहीं करता। जैसा कि एक आदमी अगर प्रगति करना चाहता है तो उसका लक्ष्य एक विशेष साधन है जो बाद में उसके जीवन के कुछ अवसरों को खोलता है। मान लीजिए आप बीकॉम के छात्र हैं, आपका लक्ष्य जो होगा बीकॉम की डिग्री प्राप्त करना होगा, यह आपका एक उद्देश्य हो सकता है। एक बार जब आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं, अपनी डिग्री हासिल कर लेते हैं, तो इस डिग्री से आप रोजगार पाने के साधन के रूप में उपयोग करेंगे। तो ये बात साध्य और साधन दोनों है। इस प्रकार हम ये जान सकते हैं कि जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है वह एक स्थिर अर्थव्यवस्था से संबंधित है, और यही कारण है कि रॉबिन्स का मानना था कि साधन और साध्य आसानी से अलग किए जा सकते हैं, जो कि इनके क्रिटिसिज्म का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है।